हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम वर्क वाले पार्ट पे थे, ठीक है। तो हमने दो वीडियो में देखा कि एक तो वर्क को किस तरह डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट काम किया कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका था, क्या था कि द वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन बट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ओके, तो ये हम काम कर चुके थे, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बता चुका था, ठीक है। तो आज एक क्लास और लेते हैं, कुछ एक अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन से आप पता नहीं कर पाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअल में है क्या। कुछ एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअल में है क्या, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अभी तक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट और कॉन्फ़िगरेशन का, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का कोई तरीका ही नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को पर्टिकुलरली कोई डिफाइन कर नहीं सकता, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन हो सकती है। वो तो आगे आएगा, चलो हम बताएंगे, लेकिन आज हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कुछ एक बातें जान लेते हैं। पहली चीज, आज कुछ एक पॉइंट ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। पहली चीज, वेदर all constant forces are conservative or non-conservative, ठीक है। अगर आपसे कुछ कोई पूछ ले कि कांस्टेंट फोर्सेस जो होते हैं, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस, वो किस नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं या नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, तो आपको जवाब क्या देना है, यस, कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है। हर एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क, ठीक है, किस नेचर का होगा, कंजर्वेटिव नेचर। हर एक कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज आपसे पूछ लें, वेदर ऑल वेरिएबल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। अगर कोई आपसे ये पूछ ले, अगर कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं तो वेरिएबल का मतलब समझते हो ना, चेंज होने वाला फोर्स, हर बार इसका फोर्स क्या हो रहा है, चेंज। मतलब अगर इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो कंटिन्यू 5, पहले से 5 फिर 10 फिर इस तरह अप्लाई किया हमने, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स। तो क्या ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, नो, ठीक है। इट मे बी कंजर्वेटिव, ये भी कंजर्वेटिव हो सकता है भाई, इट मे बी कंजर्वेटिव, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे ये कंपटीशन में पूछा था नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो ये कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, ठीक है, अगर इस तरह की चीजें आपसे आ जाए। अब एक अच्छी बात ये आती है, थोड़ा सा मैं आपको और हायर एजुकेशन लेके चलना चाहता हूँ। एक अच्छी बात ये आती है कि हम किस तरह पता कर पाए कि कोई चीज वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट मैंने दिया, अब इसको मिटाता हूँ एक बार। कोई चीज आपको वेक्टर फॉर्म में दी जाए, जैसे इस तरह दे दिया जाए, मतलब एक्स की जगह कुछ भी दे दी जाए वैल्यू, वाई की जगह कुछ भी दे दी जाए वैल्यू, तो आपको ये बताना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप किस तरह बता पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको हायर एजुकेशन में लेके चलता हूँ, एक आसान सा तरीका है, ठीक है। आप क्या कीजिए, इस तरह का सिंबल बनाइए और इसके साथ आप क्रॉस कर दीजिए,
ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, कभी आपने क्लास ली हो वेक्टर प्रोडक्ट की, उसमें आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया हो, क्रॉस प्रोडक्ट किया था, ठीक है। किसी ने नहीं किया है तो आप मेरी वेक्टर वाली क्लास जरूर देख लें, ठीक है। उसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट का एक अलग से वीडियो बना रखी है उसको पढ़ लें, ठीक है। तो उसको खोलने का तरीका क्या होता, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। यहाँ पे आपको हमेशा लिखना है करली बाई करली एक्स। ये थोड़ा सा मतलब आपके लिए डिफरेंट है, और एक्स की वैल्यू एक्स, वाई और जेड, जेड के में कितना है 0, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू देखो, एफ की वैल्यू यहाँ पे आई आई में कितनी है एक्स, वाई में कितनी है जे में कितनी है वाई, और के में कितनी है 0। इस टर्म को हम कहते हैं कर्ल। ये थोड़ा सा मतलब +2 लेवल से भी ऊपर है, ठीक है। मतलब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। आप जैसे ही थोड़ा सा +2 क्लियर करेंगे तो आपके पास आएंगी ये 2-3 चीजें, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट तो आपको +2 में आ जाएगा, कर्ल और डाइवर्जेंस आपका थोड़ा सा हायर एजुकेशन में आएगा, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए, आसान काम है, ठीक है। मतलब एक आसान तरीका है कंजर्वेटिव फोर्सेस को बताने का, ठीक है। इस टर्म को देखो, ये जो उल्टी ट्रायंगल बना रखी है इसके ऊपर वेक्टर लगा रखा है, इस टर्म को हम कहते हैं कर्ल, कर्ल, ठीक है। और ये कर्ल की वैल्यू क्या होती है, करली अपॉन करली एक्स, ठीक है, करली अपॉन करली वाई और करली अपॉन करली जेड, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है हमेशा, इसको मतलब ये करली अपॉन करली है ना, इसको आप डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी बाई डी वाई भी लिख सकते हैं, डी बाई डी जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। भाई आपने देखो ये पढ़ा है कभी, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन फॉर्म कहते हैं, नहीं बताओ। डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पे अगर 2x रखूं तो डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो आराम से। इसका मतलब भी डी बाई डी एक्स ही है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है, डी बाई डी एक्स ही है, ठीक है। मतलब काफी जगह हम ये भी यूज कर लेते हैं डेल एक्स, ठीक है। अब एक वर्ड आपके पास हो रहा है करली, इसको ना, इसको हम कहते हैं करली, करली, ठीक है। क्योंकि ये कर्ल के रूप में हम यूज कर रहे हैं तो इसके लिए इसका डी बाई डी एक्स ना लेकर हमने कर्ल यूज कर लिया, बाकी दोनों चीज सेम है, ठीक है। मतलब आप इसको डी बाई डी एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन कर्ल की वजह से यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया कर्ली, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पे रखिए, देखो आई की जगह क्या है करली बाई करली एक्स, जे की जगह क्या है करली बाई करली वाई, के की जगह क्या है करली बाई करली जेड। अगर किसी को नहीं करना तो मत करना, ये टॉपिक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 11 से बियॉन्ड है, मतलब ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन का है, ठीक है। तो लेकिन है आसान, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये वर्ड तो आपको हर जगह लिखना है, बस कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आप हर जगह कर सकते हैं। एफ जो भी दिया हो ना वो यहाँ लिखो आप। अब इसको खोलने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, आपको दोबारा नहीं करवाऊंगा मैं, खोलने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। मतलब क्या था, एक को छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसकी, इसको छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, इसको छुपाओ, इसकी। ये मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट में आपको अच्छी तरह करवाया था, आप देखना है उसको, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद नहीं है तो, ठीक है। अब किस तरह बताएं, इफ अगर किसी तरह ये 0 हो जाता है, मतलब आपने क्रॉस प्रोडक्ट करके इसको 0 लेके आ गए, लेके क्या आ गए मतलब आया तो, ठीक है, तो वो वर्क होगा हमेशा कंजर्वेटिव। ये पता करने का तरीका है, अगर ये 0 नहीं आया इसका मतलब क्या है, वो नॉन कंजर्वेटिव। समझे मेरी बात को, कुछ आसान था ना, मुश्किल नहीं था। दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, करने का अगर मन हो तो आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितनी नॉलेज ले पाओ उतनी अच्छी बात है, ठीक है। चाहे कैसी भी नॉलेज हो एजुकेशन के मामले में, वो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। देखो इस टर्म को हम कहते हैं करली, कर्ल, क्रॉस प्रोडक्ट आपने किया हुआ है, एफ जो वैल्यू दी हुई है ना उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप कर दो। अगर ये गलती से 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो वर्क कैसा है, कंजर्वेटिव। अगर ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। आप जब इसका करेंगे ना ये, तो ये कंजर्वेटिव आएगा,
ठीक है, अगर किसी कंजर्वेटिव नहीं आता तो आप मेरे से पूछना। इसको जब खोलेंगे ना तो ये कैसा फोर्स आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल बहुत है। ठीक है, कंजर्वेटिव को किस तरह डिफाइन करें। अच्छा, अगला पॉइंट, अगर कहीं ऐसा आ जाए अगर कहीं ऐसा आ जाए, ठीक है, और ये कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, ठीक है, या आप इसको ऐसे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखो। अगर ऐसा ही है तो आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखो, कभी आपने इंटीग्रेशन, मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, होता है ना। अब ये यहाँ पे क्या लगा दिया, ये तो इस सिंबल का मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या था, ओपन इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये जो गोल धारा लगाया है हमने, सर्कल, इसका मतलब क्या है, क्लोज सरफेस, ठीक है। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्क डन, ठीक है, कोई भी वर्क डन अगर आप क्लोज सरफेस में करते हैं, ठीक है, तो वो वर्क डन हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्यों क्यों रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अगर ये सरफेस ऐसी नहीं होती ना, मतलब ऐसा होता है ऐसा, तो नहीं कह सकते हम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किसके लिए कहेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, वर्क डन इन ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। मतलब वर्क डन बाय द फोर्स इन क्लोज सरफेस इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। मेरी बात समझ में आ गई, ये पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। क्लियर है चीज। तो कुछ एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया था अभी। तो कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर जो वर्क होगा ना, वो हमेशा कैसा नेचर का होगा, कंजर्वेटिव नेचर का। अगली बात पे चलते हैं। whether all central forces are conservative, ठीक है। तो ये शायद आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको यही पता नहीं होगा कि सेंट्रल फोर्सेस होते क्या है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा कि सेंट्रल फोर्सेस होते क्या है, ठीक है। तो पहले सेंट्रल फोर्सेस सुनो क्या होता है। सेंट्रल फोर्सेस कुछ नहीं होते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन ज्वाइनिंग में, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम लाइन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो 2 पॉइंट हम मान लेते हैं। एक पॉइंट हमने मान लिया सोर्स और एक हमने मान लिया टेस्ट। क्यों, देखो ऐसा बताता हूँ क्यों लिखा हमने। बाकी ये सेंट्रल फोर्सेस आपके 12th में अच्छी तरह आएंगे, ठीक है, लेकिन बताना यहाँ पे जरूरी है ताकि आपको आइडिया तो रहे हर जगह का, ठीक है। जो +2 में करवाएंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। सोर्स का मतलब ये होता है जो फोर्स लगाता है। 2 बातें आप याद रख लोगे। सोर्स वर्ड का मतलब ये होता है
प्रोड्यूस फोर्स। टेस्ट का मतलब ये होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब क्या है, देखो सुनो, ऐसा मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, वैसे चार्ज हो, कुछ भी हो, मास हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी पार्टिकल जब इस पे मतलब ये टेस्ट है तो इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और टेस्ट का काम क्या होता है, जिस पे फोर्स लगता है, मतलब क्या है, सोर्स फोर्स लगाता है, टेस्ट जिस पे फोर्स लगता है। दो बातें समझ गए आप, ठीक है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। अब इससे आप क्या कर दिया, आपने एक लाइन ज्वाइन कर दी विद ए वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फोर्स होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, आर पे। किस पे डिपेंड करता है, आर पे। जो ये फोर्स होता है ये डिपेंड करता है किस पे, आर पे। ये इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। ये इस पे भी फोर्स लगा सकता था, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, आर पे, ठीक है। ये याद रखना, सेंट्रल फोर्सेस होते हैं डिपेंडेंट ऑन आर, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग से ही काम चलता है इसका, ठीक है। अब आपसे पूछ लें, मैं मतलब मेरा क्वेश्चन तो ये था, वेदर ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। यस, ये ध्यान रखना, जो कभी भी आपके सामने ऐसा है कि सेंट्रल फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। तो सेंट्रल फोर्सेस हमेशा कैसे नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और पूछते हैं, देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, फॉर सर्कुलर और दूसरा इलेप्टिकल, मतलब क्या, इसका बताता हूँ। देखो, अर्थ है ना, अर्थ को हम किस नेचर की मानते हैं, स्फीयर, ठीक है। तो मैंने मान लिया है कि अर्थ एक बार तो ऐसी है और एक बार ऐसी है, इलेप्टिकल भी तो बोलते हैं। कैपलर्स लॉ आपने पढ़ा है, कैपलर्स, कभी 9th में। तो उसमें क्या होता है कि सन जो है इलेप्टिकल पाथ में घूमता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो अर्थ का नेचर भी कैसा होता है, इलिप्स रूप में होता है, इलिप्स, ठीक है। मतलब हम अर्थ को स्फीयर के रूप में कब करते हैं, हमेशा कंसिडर करते हैं। तो अर्थ कैसी है, सर्कुलर भी है, और कैसे, कुछ एक लोग क्या बोलते हैं, अंडाकार भी है, इलेप्टिकल भी है, ठीक है। अब आपसे पूछ लीजिए रोटेशन ऑफ अर्थ में कि इसका पूरा वर्णन कितना है, कितना है बताइए। बताइए। तो आप ये ध्यान रख, आपको वैसे 9th में पढ़ रखा है आपने, ठीक है, कि कोई भी जब अर्थ, ठीक है, सन के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है, सन के अराउंड, तो उसका वर्णन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। पता है कि नहीं चीज आपको, क्यों, देखो, ये टेंजेंशियली, तो फोर्स हमेशा इस तरह लगेगा, इस पे, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के दौरान क्या रहेगा, वर्क 0 रहेगा। वर्क अगर 0 रहता है, ठीक है, वर्क अगर 0 रहता है, तो इसका मतलब एफ जो है, फोर्स, वो कैसा रहेगा, 0। फोर्स 0 रहेगा तो कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स हमेशा किस नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर। तो इस केस में कैसा नेचर आएगा, कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है। दूसरे केस में क्या आएगा बताइए, दूसरे केस में हर बार जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका रेडियस अलग अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 90 हो गया, लेकिन यहाँ पे जाके हर सरफेस पे जाके इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव, इलेप्टिकल पाथ में। ये थोड़ी सी मतलब अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैसे फोर्सेज हैं ये, दूसरी बात, ये दोनों सेंट्रल फोर्सेज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे आएंगे सीधा,
एनर्जी आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि 9th में आप पढ़ चुके एनर्जी को डिफाइन करते हैं पोटेंशियल, काइनेटिक और मैकेनिकल। तो कल हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो ये बताइए, ये जो कुछ एक पार्ट था जो बुक में नहीं था, शायद आपके प्रदीप की बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, इसको आप अच्छी तरह मेंटेन करना, अच्छी तरह लिखना, ठीक है। जो बात इसमें नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे हैं जो आपको मतलब हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आप इनको पढ़ेंगे ना तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। नहीं तो प्रदीप की बुक तो कोई भी पढ़ लेगा भाई, सभी पढ़ते हैं प्रदीप की बुक तो, ठीक है, लेकिन आपको मतलब हर वर्ड की जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये आप अगर बुक में देखेंगे तो सिर्फ एक पेज के अंदर लिख रखा है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बल्कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी पूरी इसी पे ही चलती है। एक्चुअल में 9th में क्या होता है कि आपको ये पढ़ा दिया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट और उसके कारण होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते गलत है, क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे के लिए ये कंजर्वेटिव फोर्सेस आते नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने डिफाइन किए तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल बदल गई। हम कह नहीं सकते कि पोटेंशियल एनर्जी ये होती है वो, लेकिन वो आप अगले लेक्चर में बताएंगे। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, गुड बाय।